हेलो एवरीवन। इस लॉकडाउन की घड़ी में आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें। और आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस लॉकडाउन की घड़ी में हमारे स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्लासेस चल नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्लास 10th के लिए आज लेसन नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री साइंस के लेसन नंबर फर्स्ट का चैप्टर केमिस्ट्री, जिसे रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन, उनकी अभिक्रियाएं और उनके समीकरण कैसे लिखे जाते हैं, आज स्टार्ट करेंगे। हम सिलेबस में केमिस्ट्री के केवल 5 चैप्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं, केमिस्ट्री के वो 5 चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जो भी स्टूडेंट क्लास 9th के बेसिक्स को नहीं समझा, वो क्लास 10th के इस केमिस्ट्री को नहीं समझ पाएगा। तो बेसिक्स के लिए मैंने इसके पहले एक रासायनिक समीकरण लिखना और उसको कैसे फार्मुलेट किया जाता है, उसे कैसे फार्मुलेशन में लिया जाता है, उसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। तो प्लीज़ वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज मैं फिर इसको रिवीजन में ले आऊँगा, उसे एक बार दोहरा के फिर बताऊँगा कि कैसे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया से। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी हम पानी लेते हैं, हम उसे हीट करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। क्यों होता है? हम श्वास लेते हैं, खाना खाते हैं, तो ये खाना हम किसी भी रूप में खाते हैं, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। चाहे किसी बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, उसको हम रख देते हैं और कुछ देर बाद देखते हैं कमरे में रखने के बाद वो पिघल जाता है, वो वाटर का रूप ले लेता है। तो ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, ये क्या है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया हो कैसे जाती है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक अभिक्रिया का होना ना होना, इसकी उपस्थिति क्या बताता है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया जैसे मान लीजिए अगर हम एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं और उसे कमरे की ताप पे, कोई एक्सटर्नल ताप नहीं देंगे, उसे कमरे की ताप पे रखते हैं, तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। वो क्या है? तो जैसे किसी भी वस्तु की जो भौतिक अवस्था होती है, वो चेंज जब होती है, उसमें कुछ परिवर्तन होता है, तो हम कह देते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे अंदर जाता है, वो क्या होता है, कैसे रिएक्ट करता है, किसके साथ किसका रिएक्शन होता है, ये क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई ना कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे कि इसके भौतिक अवस्था में हम परिवर्तन ले आ रहे हैं। तो बात करेंगे एक अन्य उदाहरण की, कि जैसे ले लेते हैं मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम को आप जानते होंगे। मैग्नीशियम का एक रिबन लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं, अच्छे से सफाई करके उसको, और उसे एक साधारण लैंप, किसी भी लैंप के द्वारा हम उसे जलाते हैं। तो वो क्या होता है, उसे जलाते हैं तो उसके कुछ भी, हम कागज जलाएं तो कागज के भी बुरादे निकलते हैं। तो वो जब जलाते हैं तो क्या होता है, होता ये है कि उसके कुछ टुकड़े अवशेष के रूप में बच जाते हैं। कोई भी आप जलाएंगे, कागज जलाएंगे, चाहे कुछ भी जलाएं, तो उसे अवशेष तो मिलेगा ही। वो जलाना, वो जल के उसकी भौतिक अवस्था पहले ठोस थी, उसकी भौतिक अवस्था अब क्या हो गई, चेंज हो गई। कैसे हुई, इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसी परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। इस परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में अब इसकी अवस्था चेंज हो रही है, अब देखते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को हमें समीकरण का रूप देना सबसे कठिन काम होता है। हम समीकरण, अगर रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में बदलना हमें आ गया, तो हम ये बता सकते हैं कि हाँ, हमने कुछ वर्क कर लिया है। तो जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन हमने लिया, हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस, अब मैग्नीशियम को जलाया किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि हम जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति उसमें
बढ़ जाती है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से मतलब मुझे ये नहीं बताना है कि इसको लिखना कैसे है, लेकिन अगर आपको यह दे दिया कि समीकरण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण ये लिख दिया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कैसे लिखा जाता है? इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है, रासायनिक समीकरण को लिखना, रासायनिक फॉर्मुलेशन करना, वो मैंने बताया। लेकिन फिर मैं आज एक बार इसकी चर्चा दोबारा करता हूं कि इसकी जरूरत, हमें रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने की जरूरत पड़ती है। हमने बात की मैग्नीशियम, तो हम जानते हैं मैग्नीशियम का फार्मूला Mg होता है। मैग्नीशियम का फार्मूला Mg होता है और ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है। अब इसके फलस्वरूप, अब इसमें कोई ना कोई तो रिएक्शन हुआ होगा जिसके फलस्वरूप MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो किसी भी अभिक्रिया को समीकरण का रूप देना, क्लास 10th के पहले चैप्टर में, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के इस चैप्टर में, अगर हम इसे जान जाएं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे हम समीकरण का रूप दें और रासायनिक समीकरण लिखना हमें आ जाए, तो हम इस चैप्टर्स में सबसे अच्छे तरीके से और अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। जिस किसी को समीकरण लिखना नहीं आएगा वो इस चैप्टर में कुछ नहीं कर पाएगा, या पूरी केमिस्ट्री में इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं आज बताऊंगा कि इसे कैसे लिखा जाता है। जैसे हमने बताया कि मैग्नीशियम MgO को हमको बनाना है। ये MgO बना कैसे, देखते हैं। एक तरफ लिखते हैं हम, क्लास 9 पे चलते हैं, Mg, और एक तरफ लिखते हैं हम ऑक्सीजन को, क्योंकि हम जानते हैं कि Mg की संयोजकता 2 होती है और ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 होती है। चूंकि Mg+2 होता है और ऑक्सीजन -2 होता है, तो किसी भी यौगिक का निर्माण प्लस और माइनस के ही थ्रू होता है। अगर ये प्लस माइनस न रहे तो हम किसी भी यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। देखते हैं, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और किसी भी रासायनिक किसी भी यौगिक को उसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अगर हमें संयोजकता याद ना हो। तो हम आपसे एक बात कहते हैं कि आप किसी भी यौगिक को लिखने से पहले आप उसकी संयोजकता पढ़ें, ताकि आपको संयोजकता पढ़ने के बाद ये मन में आपके न रह जाए कि कैसे हमें इस यौगिक की संरचना को दिखाना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो Mg2 एंड O2, 2 और 2 कैंसिल और MgO। अब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त कर लिया। तो ऐसे करके हम समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। एक और एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे कि हमने H2O लिखा, तो ये H2O कैसे लिखा गया, एक बार फिर यही दोहराते हैं। हाइड्रोजन लिखते हैं और ऑक्सीजन को लिखते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, क्लास 9th में आप पढ़े हैं, और ऑक्सीजन की संयोजकता हमने बताई 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसके फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है H2 और O। 1 तो 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसके फलस्वरूप हमें H2O प्राप्त होता है। तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं, अब रासायनिक फार्मूले को हम लिख चुके। अब हम बताएंगे आपको कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट देखें वो अंत तक देखें, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बात करते हैं हम, आपने सुना होगा ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा। अब इसी को हमें समीकरण के रूप में लिखना है।
तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, इसके फलस्वरूप हमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन प्राप्त होता है। हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो अगर आपके एग्जाम में चाहे आपसे कोई पूछ दे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये लिखा है, तो आप इसे रासायनिक समीकरण तो दे दिया, लेकिन इसे फॉर्मुलेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, उनके प्रतीकों के साथ इसे कैसे लिख सकते हैं, यही होता है रासायनिक समीकरण को लिखना। अगर एक बार रासायनिक समीकरण आप लिख सकते हैं, उसके बाद आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th। तो जिंक हम जानते हैं कि जिंक को हम Zn के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को हमें पता है कि हम इसे H2SO4 के द्वारा दिखाते हैं। तो आप जिसके नीचे है उसके नीचे आप इन फॉर्मूले को लिखते चलिए। अब जिंक सल्फेट, तो जिंक और सल्फेट को हम कैसे करके बनाएंगे, अब देखिए मैं आपको जिस तरह H2O और मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने जिस तरीके से बनाया वैसे ही आप किसी भी जिंक सल्फेट, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल, चाहे किसी भी यौगिक का आप संरचना सूत्र लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूं कि जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन। अब इसे रासायनिक समीकरण लिखना कहते हैं। इसी तरीके से हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। अब इसमें जिंक की जगह पे जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अब इसमें रासायनिक समीकरण को लिखते समय दो बातों का मुख्य ध्यान देना मुख्य हो जाता है, क्योंकि इधर वाले एरो, बीच में एरो होता है, एरो के लेफ्ट साइड वाला पार्ट जिसे हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, तथा एरो के राइट हैंड वाला पार्ट जिसे हम उत्पाद कहते हैं। अभिकारक और उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए अभिकारक और उत्पाद दोनों का होना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के वीडियो में मैंने ये बताया आपको कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण ये क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से ये क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। क्लास 10th के लिए हर एक रोज़ मैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हर एक तरीके से हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।